गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग बात कर रहे थे फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर पे। तो यहाँ पर हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता चल गया। हाँ, उसी से शुरू कर रहा हूँ, लास्ट क्लास का लास्ट एग्जांपल से ही। तो पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे, पूरा क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। तो हम लोग उसको देख लेते हैं। आइए बात करते हैं, पैरेलल ट्रैक वाले क्वेश्चन का बात कर रहे हैं आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं। पैरेलल ट्रैक वाला भी और इंक्लाइंड प्लेन दोनों रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे फोर्स पैरेलल ट्रैक पे लगेगा वैसे ही फोर्स इंक्लाइन प्लेन पे भी लगेगा, तो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। कहता मेटल वायर ऑफ मास m। पहले एक डायग्राम बना हुआ उसे देखिए। कहता मेटल वायर ऑफ मास m, मेटल वायर है जिसका मास m ले लीजिए। क्लियर है? आवाज सही आ रही है? सही बच्चों, आवाज क्लियर आ रही है? ओके, चलिए ठीक है, फिर देखते हैं। यहाँ पर दो पैरेलल ट्रैक दिए हुए हैं, बोर्ड ब्लर है होगा, और वाईफाई 2 मिनट रुक जाइए, ठीक हो जाए, सब सही चल रहा है। इसमें कह दिया गया कि एक मेटल रॉड है, ये क्या है, ये जी जैसा जो लिखा हुआ है। वीडियो ब्लर होगा इसलिए रुका हुआ हूँ, कुछ बोल नहीं रहा, कुछ लिख नहीं रहा हूँ, केवल बोल रहा हूँ, ठीक है। ये गैल्वानोमीटर नहीं, ये जेनरेटर है। जी का मतलब यहाँ पर जेनरेटर है। जनरेटर तो ये क्या करता है, मेंटेन अ कांस्टेंट करंट सप्लाई। मेंटेन अ कांस्टेंट करंट सप्लाई, एक कांस्टेंट करंट सप्लाई को इसने मेंटेन कर रखा है। आई होप ये बात समझ में आ गई हो। ये एक ऐसा डिवाइस है जो इसमें कांस्टेंट करंट सप्लाई मेंटेन कर रखेगा। अब इधर से गया आई, ये करंट इधर से वापस आ जाएगा, इज कमिंग लाइक दिस, और ये करंट आई इससे होते हुए ऐसे चलो। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसे मान लें एक्सजेड प्लेन जिसमें दो पैरेलल ट्रैक और ये रॉड रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलाउंग। आई होप ये पॉइंट समझ गए होंगे। अब आप मान के चलिए कि यह एक वायर है जिससे करंट जा रहा है, ये स्क्रीन की तरफ में वायर किया हुआ करंट जा रहा है, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स किधर लग जाएगा, इस साइड, आई एल क्रॉस बी। ये समझ आ गया सभी को? ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड, इट विल बी दिस साइड। तो अब यहां पर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन, यह मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा आई एल बी। यहाँ पर
रॉड की वेलोसिटी निकालनी है द फंक्शन ऑफ टाइम। हम लोग बात करते हैं फोर्स के ऊपर। मैग्नेटिक फोर्स इज आई एल बी। दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आई एल बी। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज आई एल बी अपॉन एल। यह एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो हम लोग ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने की वजह से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फार्मूलाज लगा सकते हैं। ये 0 हो गया। ए की वैल्यू v इक्वल टू यू प्लस ए की वैल्यू आई एल v अपॉन m। So the value of velocity is I del v upon m into. This is answer of one part. यह एक पार्ट का आंसर हो गया। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गई, एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर डायरेक्शन का बात करें तो ये डायरेक्शन हो जाएगा माइनस आई का इस फिगर के हिसाब से। इसी तरह से अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो वो भी निकाल सकते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। We can find displacement by using s is equal to ut plus half a t square. हाँ बता रहा हूँ, इंक्लाइंड वाले में फोर्स का डायरेक्शन भी बता रहा हूँ। ये यदि कॉपी हो गया है तो हटा दें। एक बार और एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वेस्ट आया। करंट आपका इधर जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टुवर्ड्स यू, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टुवर्ड्स यू। ठीक है, अच्छा नहीं मिटा रहा हूँ अभी। डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ये आपकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो फोर्स लग जाएगा इधर इधर ऐसा, इधर डायरेक्शन में। तो ये निगेटिव आई कैप का डायरेक्शन हो गया। तो फोर्स इधर आई एल बी इन माइनस आई कैप डायरेक्शन। आप एक्सेलरेशन यहां से निकाल दी। अब देखते हैं करंट कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, v कांस्टेंट, मास कांस्टेंट। ये तीनों चीजें अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी ये लगाया जा सकता है। आई होप ये समझ आ गया होगा। चलिए, मैं इसे फिगर को हटाना चाह रहा हूं, हटा दो। वांट टू रिमूव दिस, हटा दें इसे। एक वायर जो है इंक्लाइंड ट्रैक पर रखा गया है। ये आपका इंक्लाइंड ट्रैक हो गया।
ये मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में। इसी चीज को आप चाहे तो ऐसा बना सकते हैं कि कोई व्यक्ति इधर इधर से देख रहा है, इनक्लाइंड ट्रैक है, जैसे ये आपका एक इनक्लाइंड हो गया, इनक्लाइन हो गया, आप यहां से देखोगे तो आपको करंट इधर जाता हुआ नजर आएगा। तो इसी डायग्राम को हम लोग चाहे तो ऐसा बना सकते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई एल इनवर्ड, करेक्ट है। ये मैग्नेटिक फील्ड किधर देख लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया ऐसा वाई डायरेक्शन, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पे फोर्स किधर लग जाएगा, आई एल क्रॉस बी। सही है। तो कुछ बच्चे यही बार बार पूछना चाह रहे थे भाई फोर्स किधर लगेगा। आई होप जिनका ये क्वेश्चन था गीतेश क्लियर हो गया आपको, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा। इसमें एक सिचुएशन और हो सकता है, ये केस 1 मान ले, दिस इज आवर फर्स्ट केस। एक सेकंड केस हो सकता है, सेकंड केस में यही फिगर जो है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मतलब सेकंड केस आपका यहाँ बन जाएगा, ये एंगल थीटा, ये करंट कैरिंग वायर अंदर, लेकिन इस बार मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर। आई होप समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइंड, फोर्स किधर लग जाएगा, अप द इंक्लाइंड। So this is the direction of this system. This is case 2. तो आपको इतना केयरफुल होना पड़ेगा ये कैसे दिया हुआ है। यदि कॉपी हो गया तो आगे बढ़े। एक बच्चे नो लिखे, रुक जाइए 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए, मैं भी रुक जाता हूँ 1 मिनट। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। टू पैरेलल फ्रिक्शनलेस रेल्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एल। अब ऐसा ही सिचुएशन है, मैग्नेटिक फील्ड केस 1 वाली दी हुई, ये लेंथ एल है इसका, कंडक्टर का मास m है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है जब टाइम 0 है।
The system lies in a uniform magnetic field directed vertically up at t equal to 0. Current I is established. एक करंट I इससे फ्लो कर रहा है. Find the expression for velocity of mass as a function of time. यहाँ पर मास का भी इफेक्ट लेना, मतलब ये केस 1 वाली सिचुएशन हो जाए. इस कंडक्टर के ऊपर अब हम लोग ध्यान दें, ये इंक्लाइंड सरफेस, ये कंडक्टर, इधर आप कह रहे हो एक मैग्नेटिक फोर्स लगा, यहाँ पर इसके साथ साथ mg भी लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा. यदि स्मूथ है तो ठीक, नहीं तो फ्रिक्शन भी लगेगा. फ्रिक्शनलेस रेल का है तो स्मूथ सरफेस है, शुरू में ही कह दिया है. तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हम लोग मान के चलते हैं कि ये मान लीजिए नीचे गिर रहा है, और मोशन अलोंग इंक्लाइन हम लोग ये लिख सकते हैं, यहां से ध्यान दिया जाए, ये एक्सेलरेशन निकल गया आपको, ये जी साइन थीटा कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन फिर से कांस्टेंट. हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये आंसर हो गया आपका. इसमें आगे कुछ पार्ट और बचे हुए हैं. कहता है व्हाट वैल्यू ऑफ बी कीप्स द कंडक्टर इन इक्विलिब्रियम. बी पार्ट में कहता है इक्विलिब्रियम के लिए, ये इक्विलिब्रियम में तभी होगा इंक्लाइन के अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, यानी कि एफ कॉस थीटा, ये इस mg साइन थीटा को काउंटर बैलेंस कर दे. अगर ऐसा कर देता है तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, इसमें कोई शक नहीं. हाँ सही बोल दिए, वेरी गुड. यहाँ से mg साइन थीटा शुड बी इक्वल टू ILV cos थीटा.
अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ये आंसर हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहता है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एम इफ बी हैज अ ट्वाइस वैल्यू फाउंड इन पार्ट ए। सी पार्ट में कहता है बी डैश इज इक्वल टू 2b। इस हालत में मैग्नेटिक फोर्स बड़ी हो जाएगी और इसमें एक्सेलरेशन जो आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। ये बात समझे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आप डबल करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा। तो पहले केस में जो नीचे जाता हुआ मान लीजिए तो वही ऊपर जाता हुआ नजर आएगा अपने। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फॉर मोशन अप द इंक्लाइन। पहले केस में ये जो मोशन था वो डाउन द इंक्लाइन था। हम लोग लिख सकते हैं इफ cos थीटा माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू ma। यहाँ ध्यान दीजिए f की वैल्यू आप लिखेंगे i l 2b, तो 2 यहाँ ले लेते हैं b cos थीटा माइनस mg sin थीटा इक्वल टू ma। यहाँ पर b की वैल्यू रख दीजिए। b की वैल्यू mg tan थीटा अपॉन आई एल, ये cos थीटा पहले से माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू ma। कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, जैसे आई एल से ये आई एल कैंसिल हो गए और ये tan थीटा cos थीटा मिलकर sin थीटा आ जाएगा। हेलो 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 सर बोर्ड ब्लर हो रहा है आपका। बोर्ड सही दिख रहा है आप लोग को या कोई दिक्कत है? सही है सब ना? चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये आई एल से आई एल कट गया और ये 2mg sin थीटा cos थीटा ये निकल के आ जाएगा 2mg sin थीटा माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू ma। अब m सब में से कैंसिल हो जाता है, आप देख सकते हैं ये m ये m ये m 2g sin थीटा माइनस g sin थीटा। एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा g sin थीटा।
ये क्लियरिटी इसमें नहीं है कि मोशन जो है वो पहले डाउनवर्ड था। हम लोग यहाँ पर मान लिए पहले कि मोशन जो है डाउनवर्ड है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स नॉर्मली कम रहता है, तो हम लोग इसीलिए mg का इफेक्ट को ज्यादा बड़ा मानते हुए पहले कंडीशन में डाउनवर्ड लिए। अब इसके बाद जब ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ले लिए, पहले वेलोसिटी इधर आए, अब कहता है कितनी हो v की ये रुक जाए, चलो भाई अब रुक गया तो ये हो गया। अब यहाँ पर चेंज कर रहा है कि डबल कर दिए, क्योंकि हम पहले मान लिए थे कि ये नीचे गिर रहा है, अब ये डबल कर दिए, डबल कर दिए तो इसका इफेक्ट बढ़ जाएगा और ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। जिनका भी क्वेश्चन था ये क्लियर हो गया उनको? भाई एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं इसमें। ये मैग्नेटिक इफेक्ट के क्वेश्चन सब हो गए। वी कैन सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। वी की सेकंड केस में ये बात कह रहा है क्वेश्चन में कि इसमें इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन ये है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो। इधर तो इसका मोशन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं, नॉर्मल mg cos थीटा को बैलेंस करना। अब इंक्लाइन के लॉन्ग ही पॉसिबिलिटी थी, इसमें भी इक्विलिब्रियम हो जाए तो फिर ये हर तरह से इक्विलिब्रियम में हो जाए। स्पीड कांस्टेंट किनको नजर आ रहा है? मजाक मत कीजिए, ये वैल्यू देखिए तो इस चीज के होते हुए कोई चीज कांस्टेंट कैसे हो सकती? जैसे जैसे टाइम बदलेगा v की वैल्यू बदलेगी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है। पिछले दिन भी समझाए थे, हर एक एक्सेलरेटेड मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ, और यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल दूरी तय करते हैं, और वो सब अनइक्वल डिस्टेंसेज एपी में होते हैं। मोशन पहले नीचे ले लिए थे, मोशन जब पहले नीचे ले लिए तो हम ये मान लिए कि f cos थीटा जो है वो छोटा है। इतना बात समझ में आ गया? क्लियर है? अब सेकंड पार्ट में कहता है इक्विलिब्रियम है, तो ये जो b पार्ट में b है वो इस b से अलग होगा, क्योंकि अगर यही b होता तो इसमें नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होता। तो दोनों के लिए b लिखे हैं, इसे चाहिए तो आप b नोट कर लीजिए। ये b और ये b दोनों अलग अलग हैं। अब ये b इसमें भी ऑलरेडी बढ़ गया, तभी ये इक्विलिब्रियम में है। अब जब ये इक्विलिब्रियम में दिया है तो अपने लिए यहाँ पर कैचिंग लाइन ये इक्विलिब्रियम है, और इस इक्विलिब्रियम को करने के लिए mg sin थीटा वही है। तो जब तक ये बढ़ाएंगे नहीं तब तक वो एक्सेलरेटेड मोशन से इक्विलिब्रियम में नहीं आए। अब वो इक्विलिब्रियम में आ गया यहाँ पर, तो ये b नॉट की वैल्यू हो गई mg sin थीटा बाई आई। अब कह रहा है जब ये इक्विलिब्रियम में हो गया है उसका डबल कर दीजिए। जब उसका डबल करेंगे तो पहले जो नीचे जाती हुई चीज की बी पार्ट में रुक गई, अब उससे भी बढ़ा दिए हैं तो वो चीज उसको ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली लिख रहे हैं आप ILB, और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, अगर यह इंक्रीज होता है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, तो इस फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई होप ये समझ आ गया होगा। सी वाले पार्ट में डायरेक्टली एक्सेलरेशन नीचे ही ले लें डबल, तो भी सही होगा। फिर कैसे? ये हम लोग शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं, तीनों क्वेश्चन कनेक्टेड है। अगर इक्विलिब्रियम से इसका कनेक्शन दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगा, अब डबल कर दिए तो इसका एक्सेलरेशन तो ऊपर ही होगा, नीचे तो नहीं होगा। इक्विलिब्रियम का आप डबल कर रहे हैं। क्लियर है?
ये कर सकते थे कि पहले केस में नीचे लेने के बजाय ऊपर ले लें, पहले ही से ऊपर जा रहा है, ये कर सकते। नीचे लेकर के सॉल्व करने, इक्विलिब्रियम का डबल है, इक्विलिब्रियम का जब डबल कर दिए, इक्विलिब्रियम के बाद जब इक्विलिब्रियम पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी थी कि इस mg sin थीटा को काउंटर बैलेंस कर दे, इक्विलिब्रियम पे ये जो b है mg tan थीटा बाई il, ये इतना है इसमें दम, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये mg sin थीटा के वाले फोर्स के कारण नीचे नहीं जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब इसका आप डबल कर रहे हो तो इसके कारण जो फोर्स लग रहा है ऊपर लग रहा है, ऊपर वाला फोर्स बड़ा हो गया तो ये ऊपर ही जाएगा, नीचे जाने का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है डबल करना है, लोग अपने दिल से नहीं कर रहे हैं। जब उसको डबल करना दिया हुआ फिर वो ऊपर ही जाएगा, फिर वो नीचे नहीं है। चलिए अब ये मिटा दूं, बोर्ड क्लियर है ये। अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसका नाम है मैग्नेटिक मूवमेंट। We will learn magnetic moment. What is a magnetic moment? You will try to learn that. मिटा दो इसे। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले थोड़ा पढ़ा दूं आपको, ठीक है। वो एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन, उसको कभी भी कर सकते, एसएचएम से जुड़ा हुआ है, थोड़ा पढ़ा दूं अभी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो इसे मिटा देता हूं। तो अगला हेडिंग देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। व्हाट इज अ मैग्नेटिक मोमेंट, ये क्या है, थोड़ा इसको देखा जाए। एक्चुअली अगर इसे मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहें तो दोनों एक ही बात, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट कहें या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहें, दोनों एक ही बात। बोलिए कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं, बताते हैं। पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो लिख लीजिए, करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग क्लोज्ड कॉइल behave like a magnetic dipole। एक करंट कैरिंग कॉइल जो है वो हम एक मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है। Current carrying coil behave like a magnetic dipole। मैग्नेटिक मोमेंट बोले या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।
ये म्यू जो सिंबल है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, जहां n क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल, I current in coil, and A is area vector. A is area vector normal to plane of coil. चलिए इस बात को समझाते हैं। यह एक प्लेन ले लेते हैं एक्स वाई जेड। इस प्लेन में एक कॉइल यहाँ है मान लीजिए, जिससे करंट इधर से अंदर गया और इधर से बाहर आया। हो सकता है एक कॉइल यहाँ ले लीजिए, अब यहाँ ये सिचुएशन दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पर देख रहे हैं इस कॉइल नंबर 1 से वाई एक्सिस का राइट में इधर से क्रॉस है, मतलब करंट अंदर गया इधर से बाहर आया, तो डायरेक्शन हो जाएगा ये। डायरेक्शन ऑफ कॉइल जो लेते हैं करंट का एरिया वेक्टर का, उसके लिए सिंपल तरीका, जिधर करंट जा रहा है उधर पकड़ लीजिए, तो थंब जो है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वी कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड अलोंग द करंट इन कॉइल, then thumb indicate the direction of magnetic moment. I hope ये बात समझ में आ गई। तो इस सेकंड कॉइल का डायरेक्शन आप लोग बताइए, आई कैप और माइनस आई कैप। यहाँ पर ये क्रॉस है, ये सर्कल विद अ डॉट, वेरी गुड, माइनस आई कैप, इधर से करंट अंदर गया इधर से बाहर आ गया। So this is the direction of magnetic moment. Okay. एक कॉइल हम लोग ऐसा ले लेते हैं, इधर से ये थीटा एंगल पर, इधर सर्किल विद अ क्रॉस, इधर सर्किल विद अ डॉट। अगर मैं कहूं कि इसका जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, आपको कोई एतराज होना नहीं चाहिए। Now you can find direction of magnetic coil in this way. यह डाइपोल के जैसा ही है। This is similar to a dipole. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट के लिए आपको राइट हैंड का यूज करना है। यूज कैसे करना है ये भी समझ लीजिए। जिधर जिधर जैसे जिस पैटर्न में कॉइल में करंट है, उसी पैटर्न में राइट हैंड के फिंगर्स को आपको कर्ल करना है। तो थंब का डायरेक्शन, राइट हैंड के थंब का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बता देगा। अब आप सेकंड कॉइल को देखिए, उसमें एक्स एक्सिस के ऊपर सर्कल विथ क्रॉस, इधर से घूमते हुए नीचे सर्कल विथ डॉट, मतलब इधर से करंट अंदर गया इधर से बाहर आया, इस तरह से करंट जा रहा। ये सर्कल विथ क्रॉस, ये डायरेक्शन माइनस। सेम पैटर्न थर्ड वाले के लिए, एक सर्कल विथ क्रॉस, इधर से अंदर गया इधर से बाहर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट।
कॉपी हो गया तो बता, हटा दें इसे। कुछ बच्चों का हो गया, कुछ का नहीं हुआ। ओके। क्लियर हो गया, लिख लिए होंगे आप। तो अब मैं मिटा देता हूं। चलिए, जो भी डाइपोल थे सब एक सिंगल प्लेन में थे। यदि मैं एक डाइपोल ले लूं जो एक से ज्यादा प्लेन में हो, इसका डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे? ये स्क्वायर शेप का हम लोग लेते हैं एग्जांपल डाइपोल मोमेंट लेने। जरूरी नहीं कि बार बार वो सर्कुलर शेप का हो। ये एल शेप का है, करंट आई जा रही है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो? एरिया इज एल स्क्वायर जे का। आप मैग्नेटिक मोमेंट बोल सकते हो आई एल स्क्वायर जे का। मैग्नीट्यूड हो जाएगा आई, नंबर ऑफ टर्न वन ही है, बहुत आराम से ये लिखा जा सकता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मतलब कॉइल का शेप आप कुछ भी ले सकते हैं। एग्जांपल इस शेप का है, मतलब आप कह सकते हैं ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और यह जेड एक्सिस हो सकता है। अब पॉइंट का नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी एक प्लेन में होगा और सी डी ई एफ अलग प्लेन में होगा। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट का, वो एक प्लेन के लिए। ऐसे जो कॉइल यदि अपने को अलग अलग प्लेन में दिखते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान के चलेंगे कि यह दो कॉइल है और इस वायर में करंट दोनों तरफ से जा रहा है, एफ से सी भी और सी से एफ भी। तो नेट करंट तो जीरो हो गया। लेकिन अगर हम एफ से सी करंट लेते हैं तो मुझे एक डाइपोल मिल जाता है इस डायरेक्शन में, जिसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा म्यू1। और अगर हम सी से एफ करंट ले लेते हैं, एक कॉइल मिल जाएगा जिसका डाइपोल मोमेंट म्यू2 और रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन दोनों का वेक्टर सम होगा। तो याद रखेंगे जो फार्मूला लिखे हैं वो एक कॉइल का लिए है और उसका एक प्लेन में होना जरूरी है। अगर वो एक से ज्यादा प्लेन में है तो एक प्लेन में आप एक कॉइल ले सकते हैं, उसका शेप कुछ भी हो सकता है, उसके शेप पर कोई किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं। इट कैन बी सर्किल, इट कैन बी रेक्टेंगल, इट कैन बी ट्राइंगल, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, बट क्लोज होना जरूरी है। तो कॉइल को एक प्लेन में होना जरूरी है। ये कंबाइंड अरेंजमेंट आपका अलग अलग प्लेन में है। यहाँ म्यू1 की वैल्यू देखेंगे तो ये है म्यू1, यानी कि सी डी ई एफ सी। इसी प्रकार से एक दूसरा प्लेन कॉइल है एफ ए बी सी एफ। इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखिए, आप दोनों का वेक्टर सम ले सकते हैं। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट का अगर बात किया जाए, दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ बोथ द कॉइल।
इसे आप लिख सकते हैं। यह जो फार्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, यह तभी एप्लीकेबल है जब कॉइल जो है सिंगल प्लेन में, लेकिन इस एग्जांपल में अपना जो दिया हुआ कॉइल है वो डबल प्लेन। इसे बनाने का तरीका है कि जो ज्वाइंट है प्लेन का ऐसा है, तो जो ज्वाइंट है वहां पर हम एक वायर मान लेंगे और ये जो ब्लू कलर से दिखाया है और उसमें करंट दोनों डायरेक्शन में जाएगा, एफ से सी भी और सी से एफ भी। अगर हम एफ से सी करंट ले लेते हैं, एफ सी डी ई एफ एक कॉइल बन जाएगा μ1, जिसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट आई कैप है। और इसी कॉइल में अगर सी से एफ करंट लेते हैं तो सी एफ ए बी सी एक कॉइल बन जाएगा, जिसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट। तो जो रिस्ट्रिक्शन है NIA में, उसमें कॉइल को एक ही प्लेन में होना जरूरी है। ये बात समझ लें। डायरेक्शन के लिए राइट हैंड का यूज कीजिए, ठीक है। और M1 का जो डायरेक्शन लिखे हैं उसमें करंट गया C से D, D से E, E से F। ये इस डायरेक्शन में करंट है, तो राइट हैंड के यूज करने पर थंब का डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट होगा। दूसरा कॉइल में A से B ऐसा करंट गया ऊपर की तरफ, बस करंट कैरिंग कॉइल को आपको पकड़ लेना। फिंगर का इस्तेमाल राइट हैंड का इस ढंग से करें जैसे वो कॉइल में करंट है। अगर बात करते हैं ए बी सी एफ का, ये ए से बी से सी, ये थंब है डायरेक्शन। डायग्राम की लेवलिंग में ये लेंथ एल लिए है बेटा। इस वर्टेक्स का नाम लिखा गया है ए, शायद थोड़ा छोटा लिखा गया हो, फिर से लिख दे रहे हैं। दिस वर्टेक्स इज ए, this vertex is B, this vertex is C, and this vertex is F। यह वर्टेक्स B है और यह वर्टेक्स E है। करंट A से B गया है, करंट इज फ्रॉम A to B, B to C, C to D, D to E एंड E to F। अब यहां पर जो आपके पास है ये, यहां पर कोई करंट है नहीं, तो हम लोग C और F के बीच में इमेजिनरी एक वायर ले लिए, इसलिए इसको ब्लू कलर का किए। और इससे करंट C से F भी गया और F से C भी गया, तो ही अपने को दो अलग अलग प्लेन में दो कॉइल मिले। आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो करंट कॉइल में एक से ज्यादा प्लेन में, कॉइल जो है आपका एक से ज्यादा प्लेन में होता है, तो जो जंक्शन ऑफ प्लेन है वहां पे मान लेना है कि एक वायर है जिससे करंट दोनों डायरेक्शन में आ रही है। कंडीशन सिर्फ एक है, कॉइल आपका सिंगल प्लेन में होना चाहिए। तो ये एक कॉइल A B C F A एक्स जेड प्लेन में, दूसरा कॉइल C D E F C वो आपका YZ प्लेन में। तो क्वेश्चन में क्या करता है कि अलग अलग प्लेन में दिखाने के बजाय पूरा पूरा कॉइल वो आपको ऐसा बना के देगा, लगेगा कि एक ही कॉइल अलग अलग प्लेन में है, तो अपने पास तो फिर कोई फार्मूला रह नहीं जाएगा। तो उस हालत में हम करते क्या है, जहां पे जंक्शन ऑफ प्लेन है वहां पे इमेजिनरी वायर अस्यूम करते हैं और इससे करंट दोनों डायरेक्शन में जाएगा। एक्चुअली ये दो प्लेन में दो अलग अलग कॉइल है।
तभी हम कोई फार्मूला लगा सकते हैं। समझ गए इस बात को? तो ये जो फार्मूला एप्लीकेबल है वो कॉइल के लिए एक शर्त रखता है कि तुम ठीक है NIA करंट होगा, लेकिन तुमको एक ही प्लेन में होगा, कोई एक प्लेन चुन लो, उसका तुमको पूरा आजादी है। आई होप समझ गए कि व्हाट इज द कंडीशन, द कॉइल शुड बी इन अ सिंगल प्लेन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़े इस बात से। बेटा आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि वीडियो ऑन रखो और एंगल अपना चेंज मत करो, नहीं तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा आप लोगों को। फिर लास्ट बार समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। कॉइल शुड बी इन अ सिंगल प्लेन। तो जैसे ही सिंगल प्लेन में होंगे, यहाँ पर कॉइल तो अपना डबल प्लेन में है, तो क्या करें? तो जो जंक्शन है वहां पे हम लोग एक वायर मानेंगे जिससे करंट दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि नेट करंट उससे 0। लेकिन दोनों डायरेक्शन में करंट मानने से अपने को दो अलग अलग कॉइल मिल जाते हैं जो सेपरेट प्लेन में है। फिर हम बोलेंगे कि अपने पास एक नहीं दो डाइपोल है। आई होप समझ में आ गया होगा बात आप लोगों को। चलिए तो मैं मिटा के इसे आगे बढ़ूं। थोड़ा सा देख लीजिए। दोनों का थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आप क्या फार्मूला लिखते हैं? क्योंकि वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे हम? Q इंटू 12 यही करते हैं। बोलिए, यहाँ पर ये जो L है उसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए क्या लिखते हैं? NIA। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई हो? दूसरा चीज, फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, force on electric dipole in uniform electric field is 0। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के ऊपर फोर्स 0 होगा। उसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हैं। फोर्स ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। यहां भी फोर्स 0 होगा। अब अगर दो बातें मिल गई तो तीसरी मिलेगी कि नहीं? टॉर्क ऑन
इलेक्ट्रिक डाइपोल in the uniform electric field is tau equal to P cross E. सेम पैटर्न फॉलो करते हुए टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल in uniform magnetic field is tau equal to mu cross B. कैसे है ये अभी थोड़ा देर में प्रूव कर देंगे। फॉर्मूला लिख लीजिए, कैसे है ये थोड़ा देर में प्रूव कर देंगे। कॉपी हो गया है तो बताइए। यस सर। किसी का बचा हुआ है तो बोलिए। लिख लिए सभी लोग? 2 मिनट। ओके।